वेलकम टू आवर विनायक नर्सिंग एंट्रेंस कोचिंग। हम इस वीडियो में जैसे आप बीएससी नर्सिंग के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हो, उसे एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो आपके जैसे 3 सब्जेक्ट रहेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जिसके अंदर 2 सब्जेक्ट हैं, बायो में बॉटनी और जूलॉजी। अब इस सब्जेक्ट के अंदर आज इस कोचिंग के जैसे अपना जो फर्स्ट आज से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं ऑनलाइन के अंदर, तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे फिजिक्स के अंदर। जो आपके लिए फिजिक्स की क्लास रहेगी, उसमें हम जो सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिजिक्स से रिलेटेड, उसके हम अपने आज पहले वीडियो में बेसिक आपको इंट्रोडक्शन है, किस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे, किस हिसाब से हमें क्वेश्चनों का अटेम्प्ट करना पड़ता है, कैसे क्या रहता है, कैसे क्या है, वो हम सारी चीज़ें इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्थिर विद्युत की। इससे जो खूब क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, जो बीएससी नर्सिंग के अंदर जो क्लास 12 से रिलेटेड, ठीक है, जो भी आपके चैप्टर रहते हैं, मुख्यतः दो चीज़ों की अपन इसे कक्षा 12 में अपन बात करते हैं। फर्स्ट चीज़ तो जो अपन जो बात कर रहे हैं, वो एक तो करते हैं अपन बात विद्युत की, और एक अपन बात करते हैं प्रकाश से रिलेटेड। ये दो चीज़ें मेन अपने चलती है। अब जो हम जो सबसे पहले जिस टॉपिक की अपन बात करेंगे, वो अपन बात करेंगे चार्ज में विद्युत की। अब इस विद्युत को जो समझने के लिए है, इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन अपना रहेगा, वो जो फर्स्ट चैप्टर के अंदर है, हम जो अब पढ़ने जा रहे हैं, उसमें सबसे जो पहला अपना टॉपिक है, वो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस टॉपिक की हम चर्चा करेंगे, स्थिर विद्युत की, कि किस प्रकार हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, कि किस प्रकार जो धारा है वो प्रवाहित होती है, किस प्रकार कोई जो बॉडी है, कोई भी हो, वो किस प्रकार चार्ज हम कर सकते हैं। जैसे हम एक बात करते हैं कि विद्युत बल की, ठीक है, हम एक नॉर्मली अगर अपन बलों की अगर अपन बात करें, तो अगर बेसिक इंट्रोडक्शन में हम कहें तो कि बल कितने प्रकार के हैं, तो 4 प्रकार के प्रकृति में जो टोटल बल है। सबसे पहले जैसे हम अगर अध्ययन करना चाहते हैं, तो वो आपका है गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा जो बल होता है, वो होता है विद्युत चुम्बकीय बल। अब उस बल के अंदर एक विद्युत बल होता है जो लगता है आवेश की वजह से, चार्ज की वजह से। अब इस टॉपिक के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम सबसे पहले जो बात करने जा रहे हैं, वो अपने बात करने जा रहे हैं चार्ज की, आवेश की। ठीक है, इंग्लिश में अगर कहेंगे तो इसको हम बोल देते हैं चार्ज। इस आवेश का फर्स्ट चैप्टर के अंदर अपने इस आवेश के बारे में सबसे पहले, मतलब अगर हम स्थिर विद्युतिकी का विद्युत के बारे में अध्ययन करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले उसकी जो बेसिक कॉमन जो चीज़ है, सबसे पहले वो हमें समझने की जरूरत पड़ेगी आवेश के बारे में, कि आवेश आपका क्या होता है। ठीक है, अब इसे आवेश में हम देखें तो जो आवेश है, वो हम पढ़ेंगे कि आवेश आपके 2 प्रकार के होते हैं। टोटल जो आवेश है, वो आपके 2 प्रकार के हैं। जो पहला जो आवेश है, वो या तो हो सकता है कि जैसे मान के चलो कि आवेश जो है या तो स्थिर हो, या एक आपका जो है कि आवेश है वो आपका गतिशील हो। टोटल 2 चार्ज है कि जो आवेश है उनको उनकी गति के आधार पर 2 भागों में हमने बांट दिया है। इससे रिलेटेड हम अलग अलग टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। एक जो आवेश का प्रकार है वो स्थिर है, ठीक है, मतलब जो चार्ज है वो रेस्ट में है, और दूसरा जो है कि वो आवेश क्या है, गतिशील है। अब गतिशील आवेश को भी हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। स्थिर का मतलब आवेश रेस्ट में है, कोई गति नहीं कर रहा है। गतिशील का मतलब जो आपका आवेश है वो गति कर रहा है। ठीक है, अब वो गति कर रहा है तो आवेश 2 प्रकार से गति कर सकता है। ठीक है, अब एक जो आवेश है वो तो आपका जो फर्स्ट है, वो तो है आपका स्थिर आवेश, और जो दूसरा जो आवेश है वो आपका होता है गतिशील आवेश। स्थिर और गतिशील में हम बांट दिया। गतिशील जो आवेश है, उसमें जो आपका पहला जो है वो है नियत वेग से।
और जो दूसरा जो है वो है आपका त्वरित वेग से। भाई अच्छा, आवेश जो है वो गति तो कर रहा है। अब गति में भी दो प्रकार की गति होती है, एक तो होता है नियत वेग से और एक होता है त्वरित वेग से, या हम त्वरित वेग की जगह अगर इसमें यूज करना चाहें तो हम कह सकते हैं परिवर्तनशील वेग। परिवर्तनशील वेग कि जो वेग है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एक वेग है वो क्या है, नियत है। देखो, स्थिर का मतलब है कि आवेश आपका स्थिर है, गति कर ही नहीं रहा है। जहां जिस जगह हमने देखा है, चाहे उसको कितने भी समय बाद में हम 1 घंटे बाद में देखें, 2 घंटे बाद में देखें, 3 घंटे बाद में देखें, कोई सी भी टाइम किसी भी समय, तो वो आवेश जहां था वो वहीं रहेगा। मतलब आवेश क्या है, स्थिर है। उसकी जो स्थिति है वो समय के साथ चेंज नहीं हो रही है। आवेश गतिशील है तो गतिशील आवेश भी दो प्रकार के हैं, या तो नियत वेग से है या फिर क्या है, त्वरित वेग से है। नियत वेग का मतलब है कि जो आवेश है वो गति तो कर रहा है, लेकिन गति करते समय जो उसका जो वेग है वो वेग है नियत। ठीक है, वो वेग चेंज नहीं हो रहा है। मान लो अगर कोई आवेश है, वो उसका जो सबसे पहले अगर हमने देखा कि जो आवेश है वो 20 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहा है, तो उसका जो आवेश की जो गति है वो चाहे किसी भी समय, कितने भी समय बाद में देखो, किसी भी पोजीशन में देखो, आवेश का जो वेग है वो पूरा फिक्स 20 का 20 ही रहेगा। तो इसका मतलब तो आवेश का वेग जो है वो क्या हो गया, नियत हो गया। चाहे अब देखो, चाहे कितने भी समय बाद में देखो, उसके जो वेग है उस वेग में कोई चेंज नहीं हो रहा है। दूसरा है आपका कि आवेश त्वरित वेग है, परिवर्तनशील वेग। त्वरित वेग का मतलब, जैसे अगर अपन बात करते हैं, अगर बेसिक इंट्रोडक्शन में, त्वरित त्वरित का मतलब होता है कि वेग में परिवर्तन, और परिवर्तन में लगे समय का अनुपात कहते हैं। मतलब वेग में परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन की दर, त्वरण, जो आपका त्वरण है वो क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया वेग नियत। और त्वरित वेग का मतलब हो गया कि वेग क्या हो रहा है आपका, परिवर्तनशील हो रहा है। परिवर्तनशील का मतलब सब जानते ही हैं वैसे, कि जो वेग है, कभी कोई जो उसका जो आवेश का वेग है वो अभी 10 मीटर पर सेकंड है, कुछ समय बाद में 15 हो गया, या 8 हो गया, या 7 हो गया। मतलब या तो वेग कभी बढ़ रहा है या कभी घट रहा है। अब वो हम डिपेंड करते हैं कि अगर आपका त्वरण पॉजिटिव है, मतलब त्वरण अगर धनात्मक है, तो उस कंडीशन में आवेश है जो किसी भी बॉडी का, वो वेग जो है वो बढ़ता है। अगर त्वरण धनात्मक है तो इसका मतलब उसका वेग बढ़ेगा, और अगर त्वरण ऋणात्मक है तो इसका मतलब जो उसका वेग है वो वेग घट रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने आवेश को दो, सबसे पहले दो भागों में बांटा था कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्थिर है, एक क्या होता है, गतिशील है। ठीक है, अब गतिशील आवेश को भी हमने दो प्रकार से बांट दिया कि या तो वो नियत वेग से गति कर रहा है, या फिर क्या कर रहा है, त्वरित वेग से। मतलब उसका वेग है वो चेंज हो रहा है। मतलब या तो उसका वेग गति करते समय, या तो उसका वेग नियत है, या उसका जो वेग है वो चेंज हो रहा है। अब यहाँ से एक जो क्वेश्चन बनते हैं, इससे जो सबसे पहला जो अपना बेसिक क्वेश्चन बनता है उसकी अपन बात करेंगे। देखो भाई, आवेश जब स्थिर है तो उस कंडीशन के अंदर हमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है, तो आपका जो आंसर है वो होना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र। अगर आवेश स्थिर है तो आवेश जब स्थिर रहेगा तो वो केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने का मतलब होगा कि उसके ऊपर विद्युत बल लगेगा, या कोई अगर दूसरा कोई चार्ज आएगा तो वो उस दूसरे चार्ज पर या तो खुद के ऊपर विद्युत बल लगेगा, या वो दूसरे चार्ज के ऊपर विद्युत बल लगाएगा। तो जब आवेश स्थिर है तो वो केवल और केवल क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और अगर आवेश आपका गतिशील है, वो भी सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आवेश है वो नियत वेग से गतिशील है। मतलब गति करते समय आवेश का जो वेग है वो क्या है, नियत है। तो जब आवेश अगर नियत वेग से गति कर रहा है, तो नियत वेग से गति जब आवेश कर रहा है तो उस समय दो, एक तो आपका जो विद्युत क्षेत्र है, और एक आपका जो है वो है चुंबकीय क्षेत्र। दो चीजें बनाता है। अगर आवेश नियत वेग से गति कर रहा है तो उस कंडीशन में वो विद्युत क्षेत्र भी बनाता है और चुंबकीय क्षेत्र भी बनाता है। लेकिन अगर आवेश स्थिर है, स्थिर आवेश केवल और केवल विद्युत क्षेत्र बनाएगा, चुंबकीय क्षेत्र वो उत्पन्न नहीं करता है।
अगर आवेश नियत वेग से गति कर रहा है तो वो विद्युत क्षेत्र भी बनाता है और चुंबकीय क्षेत्र भी बनाता है, दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है। और अगर मान लो आवेश से त्वरित वेग से गति कर रहा है, ठीक है, आवेश का वेग त्वरित है, मतलब जो आवेश का जो वेग है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो वेग, त्वरित वेग के समय जो आवेश है वो उत्पन्न करता है विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे। इंग्लिश में इनको अपन कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, शॉर्ट में हम इसको लिख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EM, ठीक है। तो ये यहाँ से सबसे पहले जो बेसिक से अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ से बेसिक से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ऑप्शन में आता है कि स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, ऑप्शन मिलेंगे आपको केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों, या विद्युत चुंबकीय तरंग, ये 4 ऑप्शन मिलते हैं। तो उनमें से अगर आपको ये कह दिया जाए कि स्थिर आवेश है, आवेश अगर स्थिर है तो स्थिर आवेश केवल और केवल आपको ऑप्शन करना है कि केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। आवेश अगर गति कर रहा है और वो भी नियत वेग से गति कर रहा है तो आवेश जो है वो आपका विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, दोनों क्षेत्र बनाता है। और अगर मान लो आवेश का जो वेग है वो चेंज हो रहा हो, ठीक है, अगर त्वरित वेग है तो उस समय जो आवेश है वो उत्पन्न करता है विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो यहाँ से ये 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं। या तो आपको पूछ सकता है कि स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, या आपको पूछ सकता है कि नियत वेग से गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, या आपको पूछा जा सकता है कि परिवर्तनशील वेग से जो गतिशील आवेश है वो उत्पन्न करता है, ठीक है। तो तीनों के मैंने आपको आंसर बता दिए हैं। अगर आवेश स्थिर है तो केवल विद्युत क्षेत्र बनाएगा, आवेश अगर नियत वेग से गति कर रहा है तो वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों बनाएगा, और आवेश अगर त्वरित वेग से गति कर रहा है तो वो विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है, ठीक है। तो यहाँ से एक अपन सबसे पहले बेसिक की आपको चार्ज के अपन बताई की है। सबसे पहले जो रिलेटेड जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, जो हम इस चैप्टर की बात कर रहे हैं तो उसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या हुआ कि आवेश स्थिर विद्युत की, मतलब आवेश क्या हो, स्थिर हो। तो जो इस पार्ट के अंदर जब हम पहले पार्ट में अगर पढ़ेंगे तो वो उस पूरे चैप्टर के अंदर अपन केवल यही पढ़ेंगे कि जो आपका जो आवेश है वो कैसा है, स्थिर है, ठीक है। आवेश उसे इस चैप्टर में हम गति के बारे में बिल्कुल भी अपन ये भी नहीं देखते हैं कि आवेश गति कर रहा है, नहीं। पहले हमें इस चैप्टर के अंदर केवल इतनी सी बेसिक बात ध्यान में रखनी है कि जो आपका आवेश है वो स्थिर है, ठीक है। इस चैप्टर में अपन फिर आगे की बात करेंगे जब अपन नेक्स्ट चैप्टर अपन जो करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर अपन स्टार्ट करते हैं, विद्युत धारा, उसमें हम बात करेंगे जो आवेश है वो गति कर रहा है, ठीक है। एक अपना पूरा टॉपिक चैप्टर होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों का, तो वहाँ हम आपको ये भी बताएंगे कि किस प्रकार तरंगे बनती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे, अगर ये दोनों परिवर्तनशील हैं विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र तो किस प्रकार तरंगे बनती है, किस प्रकार वो आगे बढ़ती है, उन तरंगों का हम क्या क्या उपयोग करते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे कितनी प्रकार की होती है, तो उन सब के बारे में अपन आगे डिटेल में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी जो बेसिक जो बात है उसकी अपन चर्चा करते हैं। आवेश जो है जब आपका क्या हो, स्थिर हो, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे, ठीक है। अब हम इस चीजों के अंदर जो सबसे पहले हमने बात करना स्टार्ट किया था आवेश के बारे में, ठीक है, कि आवेश है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि आवेश क्या है, ठीक है। तो देखते हैं आवेश है चार्ज, ठीक है। आवेश होता क्या है, इसे पूरे चैप्टर के अंदर अपन इसी के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। अगर देखा जाए तो अगर इसको ये समझना चाहो तो ये हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये किसी भी कोई जो भी आपका कोई पदार्थ हो, कोई भी जो आपने लिया हो, उस पदार्थ का एक गुण है। आवेश क्या है, उस पदार्थ का एक गुण है, मतलब अगर हम कहें कि वो चार्ज हो चुका है, मतलब उस पर आवेश, चार्ज का मतलब उस पर आवेश आ चुका है, तो आवेश उस पदार्थ का गुण है। अगर उस पर आवेश आया मतलब एक उसमें एक नया गुण उत्पन्न हुआ है। अब वो नया गुण क्या करता है, इस गुण के कारण, ठीक है, वो जो पदार्थ है वो विद्युत में हो जाता है, ठीक है। इस गुण के जो कारण है आपका जो पदार्थ है वो हो जाता है विद्युतमय। क्या हो जाता है, विद्युतमय। इस विद्युतमय के कारण जो आपका आवेश है वो किसी दूसरी वस्तुओं पर विद्युत बल लगाने लग जाता है, या कोई दूसरी आवेशित वस्तुएं
उसके ऊपर विद्युत बल लगाना प्रारंभ कर देती है। तो मतलब क्या है कि आवेश किसी भी पदार्थ का एक प्रकार का गुण होता है और उस गुण के कारण जो पदार्थ है वो विद्युतमय हो जाता है, मतलब वो विद्युत बल के योग्य हो जाता है। या तो वो विद्युत बल खुद पर आरोपित, मतलब कोई दूसरे जो पदार्थ हैं वो उस पर विद्युत बल लगाएंगे, या जो पदार्थ है वो दूसरों अन्य पर विद्युत बल लगाएगा। ठीक है, तो आवेश एक प्रकार गुण है। अगर दूसरे तरीके से देखो, हम अगर इसको समझना चाहें तो हम एक बेसिक किसी भी पदार्थ की बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देते हैं। ठीक है, जैसे आपने सब बच्चे जानते भी हैं कि जो कोई अगर पदार्थ है, तो जो भी पदार्थ होता है वो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, अगर किसी भी पदार्थ की हम स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें कि उस पदार्थ की संरचना कैसी है, कैसी नहीं हो, तो उसके बारे में अगर हम डिटेल के बारे में पढ़ते हैं तो ये हम भी जानते हैं कि एक परमाणु से रिलेटेड है कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मॉडल प्रस्तावित किए थे। ठीक है, थॉमसन का मॉडल था, रदरफोर्ड का मॉडल था। ठीक है, फिर बोर मॉडल आए थे। ठीक है, अगर उसमें हम अगर बेसिक थोड़ी सी अगर जानकारी उठाते हैं जो अपने काम की चीज़ है अभी इस चैप्टर से में, कि जो भी कोई पदार्थ है वो अणु से मिलकर बना है। मैं कोई भी पदार्थ लेता हूँ, वो पदार्थ है वो किससे मिलकर बना होता है? अणु से। और एक जो अणु है वो मिलकर बना होता है परमाणु से। तो ये एक सबसे पहले तो ये बताया गया था कि जो परमाणु है वो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, लेकिन उसके बाद में अगर इस परमाणु के स्ट्रक्चर के बारे में भी हमने अगर अध्ययन किया था आगे चलकर, तो ये पता चला था कि जो परमाणु है वो भी खुद एक सबसे न्यूनतम इकाई नहीं है। परमाणु भी किसी दूसरे चीजों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब अगर ये दूसरे चीजों से मिलकर बना होता है तो परमाणु के बारे में बताएं कि ये दूसरे किस चीजों से मिलकर बना है। तो अगर मैं परमाणु की स्ट्रक्चर बनाऊं तो परमाणु लगभग अगर अपन बात करते हैं कि उससे गोलाकार आकार का है, फिर अपन आगे पढ़ेंगे कि उसकी वास्तविक जो आकृति है वो दीर्घवृत्ताकार होती है। इसके अंदर क्या होता है, परमाणु एक गोला है, इसके केंद्र पर तो होता है नाभिक, और उस नाभिक के चारों ओर जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। ये जो नाभिक है, इस नाभिक के चारों ओर क्या होगा, आपके जो इलेक्ट्रॉन हैं ये इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। ठीक है, अब यही जो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ये सारे के सारे क्या है, आवेशी हैं। ठीक है, ये जो नाभिक है उसमें दो कण, अगर अपन बात करते हैं, दो कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो होता है वो तो पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन होता है वो उदासीन होता है, मतलब टोटल चार्ज 0 होता है। और इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन पर आपको पता है कि कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, ऋणात्मक आवेश। ठीक है, अब ये एक परमाणु की बेसिक स्ट्रक्चर है कि के अंदर पर नाभिक है, प्लस का चार्ज है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या है, चक्कर काटते रहते हैं। अब अगर किसी भी वस्तु को, जैसे अगर अपन बात करते हैं, अगर सबसे पहले अगर एक बेसिक कोई परमाणु के बारे में बताया जाए, ठीक है, तो परमाणु के बारे में हम कहते हैं कि परमाणु मुक्त रूप से विद्युत उदासीन होता है। अगर मैं परमाणु की बात करूं तो परमाणु के बारे में मैं क्या कहूंगा कि परमाणु मुक्त रूप से हमेशा विद्युत का उदासीन होता है। विद्युत उदासीन होता है, इसका मतलब जो इसका जो टोटल चार्ज है क्यों, वो होता है 0। ठीक है, परमाणु विद्युत उदासीन होता है, मतलब टोटल चार्ज है 0। टोटल चार्ज 0 होने का मतलब क्या है कि परमाणु के अंदर अगर प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, दोनों चार्ज हैं, ये फिर भी इसका जो दोनों चार्ज हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि ये उदासीन है, मतलब इसका टोटल चार्ज 0 है। वो कैसे संभव है, तो वो हम बात करते हैं कि परमाणु के अंदर जितने क्वांटिटी में पॉजिटिव चार्ज होता है उतने ही क्वांटिटी में नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब प्लस और माइनस के जो चार्ज का जो परिमाण है वो आपस में दोनों बराबर होते हैं। ये दोनों बराबर होने के कारण एक दूसरे को वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं, मतलब वो उदासीन हो जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि आवेश का, जैसे आगे अपन चर्चा करेंगे, मात्रक कूलाम। ठीक है, अगर एक बॉडी के ऊपर प्लस का 5 कूलाम है प्रोटॉन की वजह से, और तो इलेक्ट्रॉन की वजह से -5 कूलाम है, दोनों को जोड़ते हैं तो टोटल चार्ज कितना आ जाता है, 0। ठीक है, तो आवे कोई भी परमाणु हो वो हमेशा विद्युत का क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, अब विद्युत का ये उदासीन है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं ये कि ये जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। ठीक है, उदासीन है, टोटल चार्ज 0 है। अब हम बात करेंगे किसी भी, तो एक चीज तो देखो, यहाँ से अगर मैं बताना चाहूँ तो एक चीज का तो मेरे को ये पता चल गया कि जो आवेश है
ठीक है। अगर उसकी प्रकृति बताया जाए, प्रकृति के आधार पर अगर आवेश को बांटे तो दो प्रकार का होता है। एक तो आवेश होता है धनात्मक और एक आवेश होता है आपका ऋणात्मक। दो प्रकार के चार्ज है, एक तो आपका है धनात्मक आवेश और एक आपका है ऋणात्मक आवेश। धनात्मक, आगे हम धनात्मक को पॉजिटिव बोल देंगे प्लस से, और ऋणात्मक है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो आवेश दो प्रकार के हैं, धनात्मक और एक ऋणात्मक। ये जो सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सबसे पहले आवेश की प्रकृति के बारे में किसने बताया था, मतलब आवेश जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, तो ये किसने बताया था। तो इसका जो वैज्ञानिक का नाम था वो था आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, एक साइंटिस्ट का नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। सबसे पहले इस वैज्ञानिक ने आवेश की प्रकृति के बारे में बताया था कि आवेश दो प्रकार के हैं, एक आपका धनात्मक है, ऋणात्मक है। अब इनके बारे में, धनात्मक ऋणात्मक के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, वैज्ञानिक का नाम है आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हम बात करते हैं फोर्स की, कि अगर किसी वस्तु पर आवेश नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी वस्तु पर अगर आवेश आ जाता है तो किसी वस्तु पर आवेश आने के कारण वो वस्तु दूसरी वस्तुओं पर या तो बल लगाती है या खुद पर लगता है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर अपन बात करते हैं फोर्स की, बल की, ठीक है, दो आवेश दो प्रकार के, धनात्मक और ऋणात्मक। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर आवेश समान प्रकृति के हैं, अगर दो वस्तु हैं, दोनों वस्तुओं पर आवेश है समान प्रकृति के, तो समान प्रकृति के आवेशों के बीच में जो बल लगता है वो आप लगता है प्रतिकर्षण। ठीक है, और एक होता है आवेश की जो प्रकृति है वो मान लो आपकी विपरीत प्रकृति है। अगर आवेश की प्रकृति विपरीत है तो उन दोनों आवेशों के या उन दोनों वस्तुओं के जो बीच में जो बल लगेगा वो लगेगा आपका आकर्षण। तो ये प्रकृति में जो विद्युत बल है जिसके बारे में अपन पढ़ते जा रहे हैं, ये विद्युत बल आपका दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। कौन कौन से दो प्रकार का, एक तो प्रतिकर्षण, एक आकर्षण। अब प्रतिकर्षण का मतलब है कि किसी चीज को अपने से दूर भेजना। ठीक है, अगर कोई वस्तु, दो वस्तुओं के बीच में प्रतिकर्षण लग रहा है तो प्रतिकर्षण के कारण दोनों वस्तुएं से दूर जाएंगी। ठीक है, और आकर्षण लग रहा है तो आकर्षण लगने का मतलब दोनों वस्तुएं एक दूसरे को अपने पास खींचेंगी। तो टोटल दो प्रकार के फोर्स हैं, एक तो प्रतिकर्षण, एक आकर्षण। कब लगता है, समान प्रकृति होती है तो प्रतिकर्षण लगता है, विपरीत प्रकृति होती है तो जो फोर्स है वो कौन सा लगता है, आकर्षण लगता है। ठीक है, अब समान प्रकृति में प्रतिकर्षण, विपरीत प्रकृति में आकर्षण है, तो इसके में एक समझा देते हैं। जैसे अगर दो वस्तु है, दोनों वस्तुओं पर अगर मान लो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है या दोनों वस्तुओं पर नेगेटिव नेगेटिव है, जो बल है वो दो वस्तुओं के बीच में, किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच में लग रहा है। दोनों वस्तुओं पर एक तो है कि पॉजिटिव चार्ज हो गया, कि पहले पर भी पॉजिटिव है, दूसरे पर भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस कंडीशन में दोनों वस्तुओं के बीच में जो फोर्स लगेगा, बल लगेगा, वो लगेगा आपका प्रतिकर्षण। कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण, क्योंकि प्रकृति क्या हो गई, समान हो गई दोनों की कैसी है, प्लस प्लस है, मतलब पहले भी धनात्मक है दूसरी भी धनात्मक है, या पहली ऋणात्मक है दूसरी ऋणात्मक है। अब दोनों पर है प्रकृति समान है कि दोनों पर जो वस्तुएं है वो कैसी है, ऋणात्मक आवेश से आवेशित है। तो इस कंडीशन में इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो आपका लगेगा आकर्षण का। तो फोर्स दो में से तो देखो, अभी भी जो प्रकृति समान है तो प्रकृति समान है तो प्रकृति समान में दोनों में ही जो फोर्स लगता है वो लगेगा प्रतिकर्षण। अभी अगर दोनों वस्तुएं धनात्मक है, प्लस प्लस है, तो भी प्रतिकर्षण लगता है। अगर दोनों वस्तुएं आपकी जो है माइनस माइनस है तब भी प्रतिकर्षण लगता है। अगर समान प्रकृति का आवेश है तो दोनों के बीच में जो बल लग रहा है वो कैसा लग रहा है, प्रतिकर्षण का। और अगर मान लो विपरीत प्रकृति में, जैसे पहली वस्तु प्लस है दूसरी माइनस है, या पहली माइनस है दूसरी क्या है, प्लस है, मतलब एक धनात्मक है दूसरी ऋणात्मक है, या पहली वाली ऋणात्मक है दूसरी धनात्मक है, तो इस कंडीशन में हमेशा जो फोर्स है वो लगेगा आपका आकर्षण का। ठीक है, तो ये बल दो प्रकार के होते हैं, प्रतिकर्षण, आकर्षण। ये
आपको जैसे समझा दिया है। अब आपको जो भी कोई प्रश्न करने हैं उन प्रश्न में जब समझाएंगे तब भी यही बताएंगे कि आवेश जो टोटल हैं वो 2 प्रकार के हैं, ठीक है। अगर दोनों पर समान प्रकृति का है तब आपको ये देखना है कि फोर्स जो लग रहा है प्रतिकर्षण लग रहा है, ठीक है। और अगर विपरीत प्रकृति के हैं कि दोनों पर हम आवेश देखेंगे कि समान प्रकृति का आ रहा है कि विपरीत प्रकृति का आ रहा है, तो वो अगर विपरीत प्रकृति का है तो आकर्षण लगेगा, समान प्रकृति का है तो क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। अब इसके बारे में भी अगर बात की जाए कि ये प्रतिकर्षण और आकर्षण के बारे में जो सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने बताया था उस वैज्ञानिक का नाम था थेल्स, ठीक है। तो आवेश जो है उनमें जैसे 2 प्रकार के, जैसे सबसे पहले मैंने पढ़े थे कि 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश। तो धनात्मक और ऋणात्मक आवेश की प्रकृति, तो आवेश की प्रकृति के बारे में सबसे पहले बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ठीक है, जो आपको अभी हमने जस्ट बताया है। और फिर उन दोनों आवेशों के बीच में बल किस प्रकार का लगता है, अगर समान प्रकृति का है प्रतिकर्षण लग रहा है, विपरीत प्रकृति का है आकर्षण लग रहा है। तो जो प्रतिकर्षण और आकर्षण बल है, उन प्रतिकर्षण और आकर्षण बल के बारे में जो बताया था वो बताया था वैज्ञानिक थेल्स ने, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन है दोनों वैज्ञानिक के बारे में, जो इंट्रोडक्शन अपन बात कर रहे हैं कि जो आकर्षण जो प्रतिकर्षण लग रहा है वो थेल्स ने बताया था, धनात्मक ऋणात्मक जो प्रकृति है वो किसने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था, ठीक है। आवेश के प्रकार बता दिए, 2 प्रकार के होते हैं। आवेश के बलों बीज के बारे में अपन ने बल बता दिया। अब हम बात करते हैं किसी आवेश वस्तु को आवेशन की विधियां, ठीक है, कि हम किस किस प्रकार से वस्तु को आवेशित कर सकते हैं, ठीक है। जनरल 3 विधियां हैं अपने सिलेबस की, घर्षण विधि है, ठीक है, संपर्क विधि है, एक है प्रेरण विधि। अब उससे पहले अगर अपन बात करना चाहें तो उससे पहले हम वस्तु को आवेशित करने का देखो तरीका समझाते हैं कि हमें करना क्या होता है, ठीक है। देखो किसी भी अगर कोई परमाणु है, परमाणु के स्ट्रक्चर में अगर बात करें कि एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज और इसके चारों ओर, नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर काट रहे हैं, ठीक है। और जो परमाणु है वो उदासीन है, जो परमाणु है वो कैसा है भाई, उदासीन है। अब उदासीन होने का मतलब क्या हो गया कि इस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर है, ठीक है। तो हम एक जैसे एक एग्जांपल लेके अपन बात कर लेते हैं कि अभी इसके पास में 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इनके अगर हम चार्ज की जैसे अपन आगे बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो ऋणात्मक है, आपका जो प्रोटॉन है प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो धनात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो ऋणात्मक होता है, ठीक है। अब 6 प्रोटॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब अगर दोनों के चार्ज की अगर देखें तो एक तो पॉजिटिव चार्ज की जो संख्या है वो 6 हो गई, सब पर एक के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पर जो चार्ज है वो इक्वल होता है, ठीक है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्यों से लिखते हैं, इक्वल होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के, क्यों फी बराबर क्यों ई, दोनों पर चार्ज बराबर होता है। होता कितना है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम, ये दोनों के आवेश के परिमाण की वैल्यू होती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम होता है, बस फर्क क्या है, प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है प्लस का 1.6 गुणा 10 की घात -19 और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है माइनस का, ठीक है। दोनों पर चार्ज बराबर होते हैं तो दोनों पर बराबर है, प्रोटॉन भी 6 है इलेक्ट्रॉन भी 6 है, संख्या भी समान है, तो मतलब प्लस का भी आवेश और माइनस का आवेश बराबर हो गया। दोनों को अगर हमने जोड़ा तो टोटल 0 आ गया। जैसे अपन मान लेते हैं कि ये तो चार्ज देगा प्लस का 6, ये देगा माइनस का 6, इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो परमाणु जो है वो उदासीन होता है, उदासीन होता है तो एक यहाँ से हम थोड़ा सा एक उदासीन वर्ड को एक समझाना चाहेंगे। उदासीन का मतलब ये कभी भी नहीं है कि उस पर आवेश नहीं है। उदासीन का मतलब ये होता है कि उस वस्तु पर टोटल आवेश 0 है, मतलब कुल आवेश 0 है। कभी भी ये अर्थ नहीं निकाल सकते कि उस पर आवेश नहीं है। जैसे यहाँ अगर बात करें तो ये परमाणु उदासीन है, उदासीन है मतलब कुल आवेश 0 है, लेकिन आवेश तो है, प्लस का आवेश भी है उसके पास में, माइनस का आवेश भी है, दोनों आवेश हैं, लेकिन दोनों की संख्या बराबर होने के कारण, क्वांटिटी दोनों प्लस के और माइनस के चार्ज बराबर मात्रा में होने के कारण कुल आवेश 0 होता है। तो एक तो इस उदासीन को समझें अपने माइंड में कि उदासीन का मतलब कभी भी ये नहीं निकालना है कि वो उस जो वस्तु है वो उदासीन है तो उस पर कोई आवेश नहीं है, जबकि आपको ये समझना है कि उसका मतलब कुल आवेश 0 है। अब वो कुल कैसे भी 0 हो सकता है, या तो ये हो कि उस पर आवेश ही नहीं हो, या इसका मतलब दूसरा ये भी निकलता है कि दोनों पर जो प्लस के और माइनस के चार्ज आवेश बराबर है, इसलिए वो दोनों मिलकर क्या हो रहे हैं, 0 हो रहे हैं, ठीक है। अब
ये आपका एक आ गया प्लस का, एक आ गया माइनस का, ठीक है। अब अगर किसी वस्तु को हमें आवेशित करना हो, ठीक है, अब ये टोटल चार्ज आवेशित करना हो मतलब आवेश लाना है। अभी टोटल आवेश 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्याएं बराबर है, ठीक है। अब अगर हमें उसको आवेशित करना है, आवेश लाना है, तो हम किस प्रकार लाते हैं वो हम समझाएंगे। देखो, हम क्या कर सकते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, इसलिए वो उदासीन है, कोई भी है उसको ऊपर आवेश नहीं है, टोटल चार्ज 0 है। तो हमें करना क्या है, इनकी संख्या को कम और ज्यादा करना हो, ठीक है। अब कभी भी हम प्रोटॉनों की संख्या को कम और ज्यादा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम पढ़ते हैं कि जो आवर्त सारणी है उनका जो अलग अलग परमाणु का आवर्त सारणी में जो स्थान जो फिक्स किया गया था, वो किया गया था उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर। किसके आधार पर किया गया था? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक का मतलब होता है प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर। अगर प्रोटॉनों की संख्या कम और ज्यादा होगी तो वो परमाणु ही चेंज हो जाएगा, तो उसका अस्तित्व रहेगा नहीं। तो किसी भी वस्तु को आवेशित करने के लिए, किसी भी वस्तु को आवेशित करने के लिए, अगर किसी वस्तु को हमें आवेशित करना हो तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि आवेशित करने के लिए उस वस्तु के या तो इलेक्ट्रॉनों की कमी कर दो उस वस्तु में, या उस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि कर दी जाती है। किसी भी वस्तु को हम दो प्रकार से आवेशित कर सकते हैं, या तो उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी कर दो, या उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की क्या कर दो, वृद्धि कर दो, ठीक है। अब जैसे मैं इस एग्जांपल में हम बात कर रहे हैं, जैसे प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है, ठीक है। तो प्रोटॉन की संख्या को मैंने फिक्स कर दिया प्लस का 6, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है माइनस का 6, दोनों को जोड़ा, टोटल आ रहा था 0। अब अगर वस्तु को हमें आवेशित करना है तो आवेशित करने के लिए हम प्रोटॉनों की संख्या को कम और ज्यादा करेंगे नहीं, हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कम और ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कम और ज्यादा करके देखते हैं। देखो, प्रोटॉन तो आपके प्लस के 6 रहे, मान लो इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक कम हो गई, तो 6 की जब बजाय कितनी होगी, 5, एक कम हुई है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो प्लस का 6 और माइनस का 5 दोनों को जोड़ा, तो प्लस का 6 माइनस का 5 बराबर कितना आया, प्लस का 1, प्लस 1। और अगर मैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि कर देता हूं, जब प्रोटॉनों की संख्या प्लस 6 रही, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले माइनस 6 मतलब 6 थी, माइनस का तो चिन्ह इसलिए लिया है कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो ऋणात्मक होता है, तो उसके हिसाब से हमने ये चिन्ह ले लिया। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में बढ़ा दूं, बढ़ाने का मतलब है कि 6 की तुलना में मैं कितने कर दूं, 7। तो अब अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो जो संख्या आएगी वो आएगी -1, ठीक है। तो देखो, उदासीन का मतलब था कि टोटल चार्ज 0, तो देखो जब संख्या बराबर थी तो संख्या में जो टोटल चार्ज है वो 0 आ रहा था। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को अगर कम और ज्यादा कर दी तो दोनों ही कंडीशन में 0 नहीं आया, ठीक है। तो मतलब अगर टोटल चार्ज 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वस्तु आवेशित हो गई। अब आवेशित करने के लिए हमने क्या किया, या तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कम किया या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ज्यादा किया। अपने पास में दो ऑप्शन है, या तो आप इलेक्ट्रॉनों की बच्चों संख्या कम कर दो या इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कर दो, ज्यादा कर दो। अब हमने देखा कि जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हुई, 6 से 5 हुई, तब तो जो आवेश आया वो आया +1, ठीक है। और जब हमने इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बढ़ा दिया, कितने कर दी, 6 से 7, तब आपके पास में आवेश आया -1, ठीक है। तो मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कम ज्यादा करते हैं तो आवेश तो आ रहा है, लेकिन दोनों में अलग अलग प्रकृति आ रही है, ठीक है। एक बार प्लस का आ रहा है, एक बार माइनस का आ रहा है, ठीक है। अब इससे अपन को एक चीज यहाँ से देखना है, अगर कोई वस्तु है, ठीक है, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्रहण कर रही है, या जो वो वस्तु है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, त्याग रही है। तो दो प्रकार से वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कम और ज्यादा किया जा सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या को चेंज किया जा सकता है, या तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बढ़ा दो या कम कर दो। अब वस्तु अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है, मतलब वो खुद इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है, तो एक जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई। और जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है तो देखो यहाँ मैंने बढ़ाई थी, तो आवेश कैसा आता है, माइनस का। तो इस कंडीशन में जो चार्ज होगा वो आएगा माइनस का। और अगर इलेक्ट्रॉन अगर कोई वस्तु त्याग रही है, तो त्याग रही है, देखो 6 में से 1 कम कर दिया, 5 हुए। अपने यहाँ 6 से 5 किए तो 5 क्यों हो गए, क्योंकि वस्तु ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए थे। अब जब वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तब तो आवेश आया प्लस का, और जब वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो आवेश आता है माइनस का। तो एक चीज अपन को यहाँ से एक बेसिक क्वेश्चन में ध्यान में रखना हो, ठीक है।
ध्यान में रखो कि वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण की, मतलब इलेक्ट्रॉन उसके पास में आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है माइनस का। तो अगर वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, उसके पास में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं मतलब माइनस का चार्ज आ रहा है, तो वस्तु हो रहा है ऋणावेशित। ठीक है। और अगर वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है, तो उसके पास में माइनस था, माइनस को त्याग दिया तो माइनस कम हुआ, तो इसका मतलब वस्तु कैसी होती है, धनावेशित। तो ये एक चीज यहाँ से अपने को ध्यान में रखनी है, अगर वस्तु कोई भी वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो वस्तु ऋणावेशित हो जाती है, और अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो त्यागने के कारण वस्तु है वो धनावेशित हो जाती है। ठीक है। अब आवेशित हम किस प्रकार कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब सिंपल सी बात है, अगर आवेशित करना है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या करना पड़ेगा बच्चों, कम या ज्यादा करना पड़ेगा। अब वो कम और ज्यादा हम किस प्रकार से कर सकते हैं, तो उसकी 3 विधियां हैं। पहली जो विधि है आवेशन की विधियों में घर्षण विधि। ठीक है, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। देखो, आवेशन की विधियां यह है कि आवेशन की है अपन किस प्रकार से वस्तु को अपन आवेशित कर सकते हैं, आवेशन की विधियां है। ठीक है। अब इस आवेशन की विधियों में जो हमारी पहली विधि है, वो पहली विधि है घर्षण विधि। ठीक है। हम आवेशित वस्तु को क्या करा रहे हैं, घर्षित करवा रहे हैं। ठीक है। अब घर्षण का मतलब क्या है वो हम को आपको से समझाने की कोशिश करते हैं। घर्षण का मतलब होता है दो वस्तुओं को आपस में एक दूसरे के साथ रगड़ना है। ठीक है। क्या करते हैं, दो वस्तु लेते हैं, दोनों को एक दूसरे के संपर्क में कराकर इससे आपस में एक दूसरे को रगड़ते हैं। ठीक है। रगड़ने के कारण क्या होता है, ताप बढ़ता है। ताप बढ़ने से जो इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है। गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण जो इलेक्ट्रॉन जो है जिस नाभिक के साथ में सहसंयोजी बंध से जुड़े रहते हैं, वो बंध टूट जाता है, और टूटने के कारण इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाते हैं। ठीक है। अब घर्षण के अंदर क्या करते हैं, दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ते हैं। ठीक है। अब जब अगर दो वस्तुओं को हम परस्पर रगड़ते हैं, ठीक है, रगड़ने के कारण इस विधि में एक वस्तु, दो वस्तु लेते हैं, फर्स्ट सेकंड। ठीक है। दो वस्तुएं ली, दोनों पैर को हमने एक दूसरे से घर्षित करवाया, दोनों के बीच में घर्षण किया। ठीक है। अब घर्षण करने के कारण क्या होता है कि दोनों वस्तुएं में से एक वस्तु तो होती है पॉजिटिव चार्ज और दूसरी वस्तु होती है नेगेटिव चार्ज घर्षण विधि में। ठीक है। एक वस्तु तो क्या करेगी, जब दो वस्तुओं को हम एक दूसरे से रगड़ते हैं, अब वो दो वस्तुएं हम इस प्रकार के लेते हैं, ठीक है, कि एक वस्तु तो प्रकृति में स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, स्थायी होने के लिए वो तो होती है वो तो चाहती है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, और जो दूसरी वस्तु है वो चाहती है इलेक्ट्रॉन को त्यागना। दो प्रकार से है, या तो जो वस्तु है, दो वस्तुएं ऐसी लेते हैं घर्षण विधि में जिनमें से एक की प्रकृति हो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की और एक की प्रकृति हो इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की। अब जब हम दोनों के बीच में घर्षण करवाते हैं, तो घर्षण करवाने के कारण एक जो वस्तु है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन त्यागती है, दूसरी जो वस्तु है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। पहली वस्तु जितने इलेक्ट्रॉन त्यागती है, पहली वस्तु जितने इलेक्ट्रॉन त्यागती है, दूसरी वस्तु उतने ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। पहली वस्तु जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगी उतने ही दूसरी वस्तु क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। मतलब पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्ज है वो बराबर होते हैं। ठीक है। तो घर्षण विधि में जब दम दो वस्तुओं को परस्पर एक दूसरे से रगड़ते हैं, तो इस चीज में आपको, इस विधि में तो सबसे मेन चीज ध्यान में रखनी है, वो ये रखनी है कि घर्षण विधि में एक वस्तु धनात्मक चार्ज हो जाती है, मतलब धनावेशित हो जाती है, दूसरी वस्तु ऋणावेशित हो जाती है, और दोनों वस्तु समान मात्रा में आवेशित होती है। समान मात्रा का मतलब है कि पहली वस्तु पर अगर प्लस का 5 कूलम आवेश आया है, तो दूसरी वस्तु पर आएगा माइनस का 5 कूलम। दोनों पर जो आवेश है वो बराबर परिमाण का रहेगा, लेकिन दोनों की जो प्रकृति है वो कैसी रहेगी, विपरीत रहेगी। ठीक है। बस यही इस विधि में आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि घर्षण विधि में जब दो वस्तुओं को एक दूसरे से रगड़ा जाता है, मतलब दोनों के बीच में जब घर्षण करवाया जाता है, तो घर्षण के कारण दोनों वस्तुओं पर आवेश जो है वो बराबर परिमाण का आता है, लेकिन एक वस्तु पर प्लस का आता है, दूसरी वस्तु पर माइनस का आता है। मतलब दोनों वस्तुएं समान मात्रा से आवेशित होती है, समान चार्ज होता है, समान परिमाण समान रहता है। दोनों की परिमाण का मतलब दोनों पर ही देखो, इस पर भी 5 का, इस पर भी 5 का, लेकिन प्रकृति विपरीत है, एक पर प्लस का तो दूसरे पर
माइनस का। तो ये है आपकी घर्षण विधि। क्या करना होता है, इसको दो वस्तुओं को करना होता है। अब अगर एग्जाम्पल की इस घर्षण विधि में है, हम कुछ एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल में जैसे दो अपने मुख्यतः एग्जाम्पल है। एक पहला जो है कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा। दो हैं, एक तो आपकी कांच की छड़ और दूसरी आपका रेशम का कपड़ा। जो आपकी कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को जब हम एक दूसरे के पास में लाकर उनको रगड़ते हैं, ठीक है, एक है कांच की छड़ हो गई, दूसरी रेशम का कपड़ा हो गया, दोनों को जब एक दूसरे के साथ में रगड़ा जाता है तो जो कांच की जो छड़ होती है ये तो होती है धनावेशित, और जो आपका रेशम का कपड़ा है, रेशम का जो कपड़ा है वो हो जाता आपका ऋणावेशित, ठीक है। तो घर्षण विधि के अंदर क्या है, आपकी दो वस्तुएं लेते हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव है, दोनों में बराबर प्रकृति का चार्ज है। हम यहाँ बात कर रहे हैं दो वस्तुएं कौन कौन सी ली, तो एक एग्जाम्पल के अंदर पहला जो एग्जाम्पल है वो है कांच की छड़ और रेशम के कपड़े का, ठीक है। एक कांच की छड़ है, रेशम का कपड़ा है, दोनों को लेते हैं, दोनों को लेकर हम अगर एक दूसरे से घर्षित करवाते हैं तो घर्षण के कारण कांच की छड़ धनावेशित होती है, रेशम का कपड़ा ऋणावेशित होता है। क्यों होता है, क्योंकि कांच की छड़ की प्रकृति होती है कि वो इलेक्ट्रॉन त्यागती है और रेशम के कपड़े की जो प्रकृति है वो है कि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, ठीक है। तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, किस पर जाते हैं, रेशम के कपड़े पर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन गए तो कांच की छड़ ने इलेक्ट्रॉन त्यागे, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण ये तो हो गई धनावेशित, और रेशम के कपड़े ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए तो वो हो गई ऋणावेशित, ठीक है। दूसरी आपकी जो है वो एक तो बिल्ली की खाल और एक है एबोनाइट की छड़। दूसरा एग्जाम्पल है बिल्ली की खाल और एबोनाइट छड़। जब इन दोनों को आपस में रगड़ते हैं, घर्षण करवाते हैं, तो जो बिल्ली की खाल है, बिल्ली की खाल तो होती है आपकी धनावेशित और एबोनाइट की जो छड़ है वो होती है आपकी ऋणावेशित, ठीक है। तो ये क्यों होते हैं, क्योंकि बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर किस में जाते हैं, एबोनाइट की छड़ पर, क्योंकि एबोनाइट की जो छड़ है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति रखती है और बिल्ली की खाल है वो इलेक्ट्रॉन त्यागने की। दोनों को रगड़ते हैं तो बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं किस पर, एबोनाइट की छड़ पर। तो बिल्ली की खाल तो हो जाती है धनावेशित और रेशम का कपड़ा जो एबोनाइट की छड़ है वो हो जाती है ऋणावेशित, ठीक है। तो दो एग्जाम्पल दे आपको ध्यान में रखना है कि कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को जब रगड़ते हैं तो कांच की छड़ धनावेशित है, रेशम का कपड़ा ऋणावेशित है। बिल्ली की खाल और एबोनाइट की छड़ को रगड़ा जाता है तो बिल्ली की खाल धनावेशित होती है और रेशम का जो एबोनाइट की जो छड़ है वो कैसे हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है, ठीक है। ये आपकी पहली विधि है। तो मेन आपको पहली विधि में यही ध्यान में रखना है कि जब दो वस्तुओं के बीच में घर्षण करवाया जाता है तो दोनों वस्तुएं समान मात्रा में आवेशित होती है, लेकिन एक पर आता है आवेश प्लस का, दूसरे पर आवेश आता है माइनस का, ठीक है। अब मैं बात करते हैं अपनी दूसरी विधि की, ठीक है। पहली विधि हो गई घर्षण विधि। अब जो दूसरी विधि है वो है संपर्क विधि। अगर किसी वस्तु को आवेशित करना हो तो अपनी जो दूसरी विधि है वो है संपर्क विधि। संपर्क विधि में हम क्या करते हैं, दो वस्तुओं को एक दूसरे के साथ में संपर्क करवाते हैं। क्या करवाते हैं, दो वस्तुएं लेते हैं, दोनों वस्तुओं को एक दूसरे के साथ में संपर्क में कराया जाता है, ठीक है। अब अगर हम संपर्क में कराएंगे, एक है, अब देखो इसमें क्या होता है, एक वस्तु को हमने धनावेशित लिया और दूसरी जो वस्तु है उस पर जो चार्ज है वो 0 है, ठीक है, टोटल 0 है। मतलब एक वस्तु तो आपकी आवेशित होती है संपर्क विधि में, एक वस्तु, जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक कम से कम एक वस्तु आवेशित होनी चाहिए और दूसरी है वो क्या हो गई, अनावेशित। अब ये अनावेशित है, मतलब अनावेशित का मतलब टोटल चार्ज कितना है, 0 है। अभी ये वस्तु आवेशित नहीं है, अब हमें इसको आवेशित करना। देखो ये पहले से आवेशित है, ये तो हमें चाहिए, क्यों चाहिए, दूसरी वस्तु को आवेशित करने के लिए संपर्क विधि में। तो संपर्क विधि में एक वस्तु तो आपकी आवेशित होती है और दूसरी जो वस्तु है वो आपकी क्या है, अनावेशित है, मतलब उस पर कोई भी आवेश नहीं है। अब पहली वस्तु अगर आवेशित है और दूसरी अनावेशित है, ठीक है, ये हो सकती है कि प्लस की भी हो माइनस की भी हो, ये दोनों भी आवेशित हो सकती है,
तब भी आवेश से एक दूसरे में ट्रांसफर होता है। लेकिन हमारा जो मेन पर्पज क्या है, अभी हम पढ़ रहे हैं किसी वस्तु को आवेशित करना, किस प्रकार हम वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने एक अनावेशित वस्तु ली और हमें जो अपना है इस वस्तु को हमें आवेशित करना है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में ले आते हैं। ये एक पर प्लस का चार्ज है और ये दूसरी वस्तु है, इस पर टोटल चार्ज 0 है। दोनों के पास में संपर्क करवा दिया। अब संपर्क कराते ही हमें पता है कि इस वस्तु पर प्लस का चार्ज है, ठीक है। समान प्रकृति के आवेश में क्या लगता है बच्चों, प्रतिकर्षण, ठीक है। तो ये दोनों जो आपस में जितने प्लस के चार्ज हैं, इस प्लस प्लस के बीच में प्रतिकर्षण लगता है और प्रतिकर्षण के कारण ये दूर जाने का प्रयास करते हैं। तो दूर जाने का पहले तो इसकी जो सीमा थी यहीं तक थी इस वस्तु की, तो ये यहाँ तक जा रहे थे। अब अगर मैंने इसको संपर्क में करवा दिया तो ये प्रतिकर्षण के कारण ये जो प्लस के चार्ज हैं ये इस वस्तु में चले जाएंगे, क्योंकि वो प्रतिकर्षण के कारण दूर से दूर जाने का प्रयास करेंगे। तो ये अगर यहाँ से चले जाएंगे तो 2 मान लो प्लस के आवेश यहाँ रह गए और 2 यहाँ रह गए, ठीक है। और फिर हम इन दोनों को जैसे अलग कर देते हैं। तो ये जो वस्तु थी पहले, जो टोटल चार्ज कितना था, 0 था, अब ये जो वस्तु है वो क्या हो गई, धनावेशित। अब इसमें भी बच्चों ये ध्यान में रखना है कि संपर्क विधि के अंदर समान प्रकृति से ही वस्तु को आवेशित किया जा सकता है। अगर ये वस्तु आपने इस वस्तु को आवेशित करना हो, इस वस्तु को आवेशित करने के लिए अगर ये वस्तु आपने धनावेशित ली है तो इस पर भी आवेश लास्ट में धनावेश ही आएगा। और अगर इस पर जो आवेश है, अगर आपने किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए इस वस्तु को अगर ऋणावेशित लिया है, अगर ऋणावेश लिया है तो इस वस्तु पर भी ऋणावेश आएगा। तो संपर्क विधि में हम दोनों प्रकार का आवेशित कर सकते हैं, उसको प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि जिस वस्तु को आवेशित कर रहे हैं उसके संपर्क में कौन सी वस्तु लाए हैं। अगर वो प्लस की लाए हैं तो वो प्लस की हो जाएगी, माइनस की लाए हैं तो माइनस की हो जाएगी। अब संपर्क विधि में एक जैसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है बच्चों, आवेश जो है संपर्क करने के बाद में वो समान रूप से वितरित होता है। समान रूप से वितरित होने का मतलब क्या है, देखो एक प्रश्न पूछ लिया है कि एक वस्तु पर प्लस का 7 कूलाम आवेश है। कितना है, 7 कूलाम। आवेश के मात्रा के बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। प्लस का 7 कूलाम आवेश है। एक जो दूसरा है, दूसरी वस्तु पर माइनस का, जैसे अपन एक कोई संख्या ले लेते हैं कि माइनस के 5 कूलाम आवेश है। और प्रश्न कह दिया कि दोनों को एक दूसरे से संपर्क करवाने के बाद में अलग कर दिया जाता है। तो अलग करने के बाद में दोनों पर आवेश कितना रहेगा, ठीक है। तो देखो ऐसे प्रश्नों को आपको क्या करना है, पहले जितने दो वस्तु दे रखी है उन दोनों के चार्ज को जोड़ लिया करो, ठीक है। इसका जो आवेश है वो Q1 था प्लस का 7 कूलाम और Q2 इसका जो आवेश था वो था माइनस का 5 कूलाम। तो टोटल चार्ज क्यों क्या हो गया, Q1 प्लस Q2। तो क्यों ये हो गया प्लस का 7 कूलाम, ये हो गया माइनस का 5 कूलाम। तो क्यों इज इक्वल टू कितना हो गया, प्लस का 2 कूलाम। टोटल चार्ज जोड़ लिया मैंने, मतलब जो दो वस्तुएं दे रखी है, एक पर प्लस का 7, एक पर माइनस का 5। हमें पूछा है कि दूसरों को संपर्क करवाया, दोनों को संपर्क करवाने के बाद में बच्चों हमने दोनों को अलग कर दिया। तो अलग करने के बाद में दोनों पर आवेश कितना कितना शेष बचेगा, ठीक है। तो क्या करना हो, जो भी आपको जो भी संख्या दे रखी हो दोनों को पहले जोड़ लो। प्लस 7 माइनस 5 को जोड़ लिया, टोटल चार्ज आ गया 2। टोटल चार्ज आ गया 2 की दोनों पर मिलकर जो टोटल चार्ज है वो प्लस का 2 है। दोनों को जोड़ा प्लस का 2 आया। फिर आप क्या कर दिया करो, इससे डिवाइडेड बाय 2 कर दिया करो। क्यों डिवाइडेड बाय 2, तो प्लस का 2 आया, 2 में 2 का भाग कर दिया, कितना आ गया प्लस 1। तो टोटल चार्ज जो प्लस का 2 आया, ठीक है, उसमें 2 का भाग कर दिया 1 1। तो दोनों को जब मैं संपर्क करवाया, संपर्क करवाने के बाद में जब अलग अलग करूंगा तो दोनों पर आवेश आधा आधा। टोटल निकाल लो जितना आ रहा है, दोनों के आवेश को जोड़ दो और जोड़ने के बाद में उसका आधा कर दो। तो आधा किया तो कितना आ गया, इस पर भी प्लस 1, इस पर भी प्लस 1, दोनों को टोटल जोड़ो कितना आ रहा था, प्लस का 2। ठीक है बच्चों। तो संपर्क विधि में हम अगर संपर्क करवाने के बाद में आपको ये पूछा गया है कि संपर्क करवा के अलग कर दिया जाता है तो कितना आवेश बचेगा, प्रश्न जब हम करेंगे तो इससे प्रश्नों की हमें ये चीजें हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो दोनों को संपर्क करवाया, तो संपर्क करवाने के बाद में दोनों के आवेश आपको पता होने चाहिए कि पहली वस्तु पर कितना आवेश है, दूसरी पर कितना है। दोनों के आवेश को जोड़ दो, जोड़ने के बाद में आप 2 का भाग कर दो और अलग अलग उस पर अपना आवेश बता सकते हैं। तीसरी जो विधि है बच्चों वो है प्रेरण। अब प्रेरण में किस प्रकार हम आवेशित वस्तु को करते हैं उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं एक जो वस्तु है वो उदासीन है और उसको एक हमने कुचालक स्टैंड पर रख दिया है। ये अभी जो वस्तु है उदासीन है। बच्चों कुचालक स्टैंड पर रखने का मतलब है कि उसका पृथ्वी के जो साथ में है
उससे संपर्क तोड़ना है क्या मतलब, ठीक है, उससे संपर्क तोड़ दिया। कुछ अलग स्टेट मतलब पृथ्वी के साथ में ये टच में नहीं है, अब न तो पृथ्वी इससे आवेश ले सकती है, नहीं इसको दे सकती है। ये वस्तु उदासीन है, मतलब टोटल चार्ज इस पर 0 है, और हमारा जो टारगेट है वो क्या है, इस पर आवेश लाना, ठीक है। अब हम प्रेरण में देखो क्या करते हैं, ये जो उदासीन वस्तु है इसके पास में कोई एक आवेशित वस्तु लाते हैं, ठीक है। मान लो हम नेगेटिव ले आए, एक ऋणावेशित छड़, इसको आवेशित करना है। अभी ये आवेशित नहीं थी, टोटल चार्ज 0 था। अब टोटल चार्ज ये उदासीन है, टोटल चार्ज 0 है, क्यों इज इक्वल टू टोटल चार्ज 0 है, लेकिन इस पर प्लस का आवेश भी है और माइनस का भी है, जितना प्लस का है उतना ही माइनस का है, लेकिन टोटल दोनों की संख्या है आपस में, प्लस और चार्ज माइनस चार्ज का परिमाण बराबर होने के कारण उदासीन है। एक माइनस की ऋणावेशित छड़ लाते हैं, अब ऋणावेशित छड़ लाएंगे तो देखो क्या होगा, इस पर टोटल चार्ज 0 तो है, लेकिन प्लस का भी आवेश है, माइनस का भी आवेश है, और ये हम जानते हैं कि विपरीत प्रकृति में लगता है प्रतिकर्षण और समान प्रकृति में लगता है आकर्षण। तो क्या होगा, ये माइनस के जो चार्ज है इसके पास में टोटल चार्ज 0 है, प्लस माइनस के चार्ज बराबर है, यह माइनस का चार्ज प्लस पर लगाएगा आकर्षण, तो ये प्लस वाले चार्ज को तो अपनी तरफ ऐसे खींच लेगा और माइनस वाले चार्ज पर लगाएगा प्रतिकर्षण, ये दोनों को दूर कर देगा। अभी भी देखो बेटा, टोटल चार्ज दोनों का बराबर है, 2 प्लस के चार्ज मैंने लिखे हैं, 2 माइनस के लिखे हैं, टोटल चार्ज 0 है, लेकिन हमने क्या किया, जो टोटल चार्ज में प्लस और माइनस बराबर थे, एक माइनस की, या आप यहाँ धनावेशित छड़ भी ला सकते हो किसी भी प्रकार की, हमने क्या कर दिया, प्लस और माइनस को अलग कर दिया, ठीक है। आकर्षण के कारण एक तो उस माइनस के पास में आ गया और एक प्रतिकर्षण के कारण उससे दूर चला गया, तो दोनों जो आवेश पहले आपस में एक दूसरे के साथ है उनको हमने दूर दूर कर दिया इस छड़ से। प्रेरण विधि में हम आवेशित छड़ को इसके पास लाते हैं, संपर्क नहीं करवाते हैं। संपर्क कराते हैं तो बेटा कौन सी विधि हो जाएगी अपनी बेक वाली, संपर्क विधि। केवल हमें इसको पास में लाना है, संपर्क नहीं करवाना है। तो पहले मैं इस वस्तु जो आपकी उदासीन थी इसको आवेशित करना था, हमने एक माइनस की छड़ को पास में लाई, दोनों चार्ज क्या हो गए बेटा, अलग अलग हो गए। अब अलग अलग होने के बाद में हम क्या करेंगे, ये माइनस है ये प्लस था, चार्ज आ गए, दोनों अलग अलग हो गए। ये माइनस की जो छड़ है वो अभी भी पास में है, हम क्या करते हैं, इसको भू संपर्कित कर देते हैं। क्या कर दिया हमने, भू संपर्कित, जिसको हम बोलते हैं अर्थिंग करना, ठीक है। भू संपर्कित जैसे ही करते हैं तो पृथ्वी की एक खास बात होती है कि जिससे भी वस्तु को भू संपर्क मतलब पृथ्वी से संपर्क में करवा दिया, पृथ्वी के संपर्क में करवाते ही पृथ्वी का जब हम संपर्क करवा देते हैं तो पृथ्वी उस वस्तु पर जो टोटल चार्ज है उसको 0 कर देती है। या तो पृथ्वी उस वस्तु के इलेक्ट्रॉन को खुद ले लेती है, या पृथ्वी खुद इलेक्ट्रॉन भेजकर उसको क्या कर देती है, चार्ज 0 कर देती है। हमने इस सतह को भू संपर्कित किया तो इसके पास में माइनस चार्ज थे, मतलब क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, पृथ्वी पर, ठीक है। पृथ्वी ने इस सतह को 0 कर दिया। अगर मान लो प्लस वाली सतह को मैं करता भू संपर्कित मतलब पृथ्वी से टच करता, तो पृथ्वी क्या करती है, अभी तो देखो इस कंडीशन में पृथ्वी ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, उसके पास में इलेक्ट्रॉन थे। अगर प्लस के चार्ज को मैं पृथ्वी के संपर्क में लाता हूं तो पृथ्वी इलेक्ट्रॉन भेजती है और फिर जाकर इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को मतलब प्लस के चार्ज को क्या करती है, निरस्त कर देती है। अब भू संपर्कित करने के बाद में हमने क्या कर दिया, ये माइनस का चार्ज खत्म कर दिया, तो इसके ऊपर केवल कौन सा चार्ज बच गया, प्लस का, और ये छड़ थी ये माइनस की थी और ये अपना कुछ अलग स्टैंड था। अब हमने क्या किया था, इसको उदासीन आवेशित करने के लिए ऋणात्मक छड़ को, आवेशित छड़ को इसके पास लाए थे, संपर्क नहीं करवाया था। अब जो पास लाए थे उसको हम वापस दूर ले जाएंगे, तो जैसे ही मैं इसको, अभी भी ये प्लस का चार्ज इस माइनस के साथ में आकर्षण बल है, इसको दूर ले जाएंगे, दूर ले जाते ही ये प्लस का चार्ज है इसमें समान रूप से वितरित हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो वस्तु शुरू में कैसी थी बच्चा, उदासीन थी, ठीक है। कोई भी इसके ऊपर जो चार्ज था वो 0 था, ये उस वस्तु पर आवेशित नहीं था। इसके साथ में एक दूसरी छड़, आवेशित छड़ लाकर उसके पास में लाए, उनमें प्लस माइनस में हमने क्या किया, भेदभाव मतलब बंटवारा कर दिया, अलग अलग कर दिया, ठीक है। दोनों को अलग अलग करने के बाद में बस केवल फूट डाल दी हमने, दोनों में अलग अलग कर दिया। इसका काम था केवल फूट डालना, अलग अलग करना, फिर हम इसको वापस ले गए, लेकिन ये फूट डाल के चला गया जिसके कारण उस वस्तु कैसी हो गई है, आवेशित हो गई है।
अब इससे भी हम आप धनात्मक पॉजिटिव चार्ज भी ला सकते हो बच्चा, और नेगेटिव भी ला सकते हो। तो दोनों में हमने क्या कर दिया है, आवेशित कर दिया। यहाँ हमने धनावेशित किया है और इस प्रकार हम इसको ऋणावेशित भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो टोटल अपनी 3 विधियां हैं, ठीक है, एक आपकी घर्षण विधि है, एक आपकी संपर्क विधि है, एक आपकी प्रेरण विधि है, ठीक है। ये हमने तीनों विधियां पढ़ ली है, ठीक है। तो आज के इस क्लास में हम इतने ही बात करेंगे। अब जो अपनी नेक्स्ट क्लास रहेगी, उस नेक्स्ट क्लास में हम आपको आवेश के गुणधर्म के बारे में बताएंगे कि आवेश के क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या आवेश के गुणधर्म है, ठीक है। एक दूसरा ये भी है, एक आवेश के मात्रक है, विमा है, जो हम बेसिक जानकारी है उसका मात्रक क्या है। जैसे अभी अपने पढ़ा भी था, लिखा था जगह जगह कुलाम, 5 कुलाम है, -5 कुलाम था। तो एक तो आवेश के मात्रक के बारे में, आवेश की विधियों के बारे में, और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, कुलाम नियम, ठीक है, कि दो आवेशों के बीच में जो धनात्मक को समान प्रकृति के थे तब प्रतिकर्षण लग रहा था, विपरीत प्रकृति के आकर्षण लग रहा था, तो वो किस प्रकार दोनों वस्तुएं एक दूसरे पर बल लगाती है, कितना वो परिमाण में बल लगता है, कितना क्या है, तो वो अपने अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, बाकी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।